प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं का अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय इकोनॉमिक्स का मुद्रा और साख, ये अध्याय हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ शब्दों पे दोबारा से चर्चा कर रहे हैं रिवीजन के लिए। देखिए, पहला शब्द मुद्रा, वह माध्यम जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, उस माध्यम को बोलते हैं मुद्रा। और इसके दो प्रमुख रूप है मुद्रा के, एक करेंसी और दूसरा बैंक निक्षेप। बैंक निक्षेप और करेंसी, इसके दो प्रमुख रूप हैं। तो मुद्रा वह माध्यम जिससे हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, और इसके दो प्रमुख रूप है करेंसी और बैंक निक्षेप। दूसरा शब्द है मुद्रा के प्राचीन रूप, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के और प्रारंभिक आहत सिक्के। अब देखिए, इससे पहले जो मुद्रा का रूप था उसमें हमें पता है राजाओं के टाइम में, पुराने जमाने में सोने के सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, तांबे के सिक्के चलते थे। और भारत के जो सबसे प्रारंभिक सिक्के हैं उनको बोलते हैं आहत सिक्के। अब इनको आहत सिक्के क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये आहत करके बनाए जाते थे, मतलब ठप्पा मार के बनाए जाते थे, पंच मार के, इसलिए इनका इंग्लिश में बोलते हैं पंच मार्केड कॉइन्स। पंच मार्केड कॉइन्स क्योंकि ठप्पा मार के बनाए जाते थे। तो प्रारंभिक आहत सिक्के, प्रत्येक शासक अपने नए सिक्के प्रचलित करता था। वो उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता था कि सोने के सिक्के जारी करता है, चांदी के सिक्के जारी करता है। जैसे गुप्त काल के हमें काफी मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए गए थे गुप्त काल में, तो उससे उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो समृद्ध आर्थिक स्थिति का पता चलता है। तीसरा है मुद्रा के जो आधुनिक रूप हैं। पहले तो आपने देखा है कि सोने के, चांदी के, तांबे के सिक्के हैं। अब मुद्रा के आधुनिक रूपों में कागज के नोट और धातु के सिक्के हैं, जिन्हें भारत सरकार के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई जारी करता है। सिर्फ इन्हें जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, और कोई संस्था, कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी धनी है, वो जारी नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट है वस्तु विनिमय, मीन्स वस्तु के बदले वस्तु, लेन देन में वस्तु का प्रयोग। बिना मुद्रा का प्रयोग किए वस्तुओं का क्रय विक्रय करना वस्तु विनिमय कहलाता है। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में जब मुद्रा का ज्यादा प्रचलन नहीं था तो लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले लेते थे, और इसी वस्तु के लेन देन को वस्तु विनिमय कहा जाता है। लेकिन वस्तु विनिमय में कुछ सीमाएं हैं उसकी अपने, वही 5वें पॉइंट में बताया गया है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, कि चांस कैसे बैठे, ऐसा संयोग कैसे बने कि एक दूसरे को उन चीजों की जरूरत हो, तो उसे बोलेंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो ये वस्तु विनिमय पद्धति में ये जरूरी है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग बने। कैसे? ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों। जैसे आपने एनसीईआरटी की बुक से अध्याय में पढ़ा था कि एक जूता निर्माता है, जूता बेचने वाला है, कोई व्यक्ति जूता बेचने वाला है, और उसको गेहूं चाहिए। तो उसको ऐसे किसान की तलाश करनी पड़ेगी जो किसान जूते लेना चाहता हो और गेहूं बेचना चाहता हो। मतलब दोनों की आवश्यकताएं जब मैच करेगी, जब एक वस्तु एक लेने के लिए तैयार है, दूसरा उसी वस्तु को लेने के लिए तैयार है, एक देने के लिए तैयार है। जैसे जूते बेचने वाला जूते बेचने के लिए तैयार है, और उधर दूसरी तरफ गेहूं उगाने वाला वो गेहूं बेचने के लिए भी तैयार है और साथ में जूते लेने के भी तैयार है। इसको बोलेंगे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो ऐसी स्थिति जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हों। छठा पॉइंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, भारत सरकार द्वारा स्थापित वह संस्था जो भारत में करेंसी जारी करती है और अन्य बैंकों और सहकारी समितियों की गतिविधियों पर निगरानी रखती है। अब बैंक क्या है? बैंक जैसे वस्तु विनिमय के अंदर दोहरा संयोग था, ऐसे ही मान लीजिए किसी कस्बे के अंदर एक व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा पैसा है, जरूरत से ज्यादा है। अब वो उस पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है ब्याज पे, लेकिन वो घर घर कैसे पूछेगा कि किसको पैसे की जरूरत है, किसको पैसे की जरूरत है। इसलिए एक
प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, एक संस्था बनाई हुई जिसको बैंक बोलते हैं, उसके पास, धनी व्यक्ति के पास जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक में जमा करवा देगा। और जिस व्यक्ति को धन चाहिए, जिसको लोन चाहिए, जिसको ऋण चाहिए, अब वो व्यक्ति घर घर ना पूछ के बैंक में जाएगा और अपनी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से भाई वो कितना हकदार है, कितना लोन ले सकता है जिसके वो वापसी कर सके, तो बैंक से लोन लेता है। तो बैंक वह संस्था है जो लोगों की जमा पूंजियों के आधार पर मांग जमाओं का निर्माण करती है। जहां लोग एक्स्ट्रा पैसा जिसके पास होता है या जो आदमी अपनी बचत का पैसा जमा करवाना चाहता है वो जमा करवा देता है, और जिसको जरूरत होती है वह ब्याज पे पैसा ले लेता है। 8वां, बैंक निक्षेप, लोगों की अतिरिक्त पूंजी जो बैंकों में जमा है उसको बोलेंगे बैंक डिपॉजिट, बैंक निक्षेप। चेक, वह आदेश पत्र, वह कागज का टुकड़ा, वह कागज जिस पर हस्ताक्षर करके कोई खातेदार अपने खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को धन का भुगतान करने के लिए कह सकता है, उसे बोलेंगे हम चेक। और ये हमने एनसीईआरटी की बुक से देखा भी था। समर्थक ऋणाधार, समर्थक वह संपत्ति जिसे गारंटी के रूप में गिरवी रखकर कर्जदार कर्ज लेता है। जैसे हम किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो अपनी खेत की जो जमीन है वो बैंक के नाम गिरवी करते हैं, बैंक के नाम कर देते हैं, बैंक के पास गिरवी के तौर पे, गारंटी के तौर पे रख देते हैं, गिरवी रखते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति घर लेता है, प्लॉट लेता है, तो उसके कागजात और साथ में अपनी इनकम का विवरण जो देता है वो उसका समर्थक ऋणाधार होता है। तो वह संपत्ति जिसे गारंटी के रूप में गिरवी रखकर कर्जदार कर्ज लेता है। नेक्स्ट है कर्ज जाल, मतलब ऐसा जाल जिसमें से निकलना मुश्किल हो जाता है व्यक्ति के लिए। ऐसी स्थिति जब कर्जदार पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है और उसकी हालत बद से बदतर होती चली जाती है, जो हमने अध्याय में सपना वाले एग्जाम्पल से पढ़ा था। ऐसी स्थिति जब कर्जदार पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है और उसकी हालत बद से बदतर होती चली जाती है, उसे बोलते हैं कर्ज जाल। अब औपचारिक ऋण स्रोत, ये हमने दोनों बुक से पढ़े थे, औपचारिक और अनौपचारिक। वे ऋण स्रोत जो सरकारी नियंत्रण में कार्य करते हैं, जहां कायदे कानून काम करते हैं, नियमों के अनुसार सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती है, लिखित में होती है, और इनके जो ऋण की दर है, ब्याज दर है, वो भी ब्याज की जो दर है वो भी कम रहती है, जिसमें बैंक आते हैं, सहकारी समितियां आती हैं। और अनौपचारिक ऋण स्रोत वे ऋण स्रोत जिन पर किसी प्रकार का कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होता, वे अपनी मनमर्जी से ब्याज वसूलते हैं, कोई भी रेट हो सकता है। जैसे हमने कई एग्जाम्पलों में पढ़ा था 60% तक। अब कहां तो बैंक देता है 8 से 12% तक, मतलब 1 रुपये सैकड़ा तक मैक्सिमम, और कहां जो ये अनौपचारिक ऋण स्रोत हैं ये 60% तक ब्याज लेते थे। एग्जाम्पलों में हमने देखा है। ये अपने मनमर्जी से ब्याज वसूलते हैं, चाहे उसमें स्थानीय साहूकार हो, कृषि व्यापारी हो, मालिक या भूस्वामी। अनौपचारिक ऋण के स्रोत हैं ये। इसमें आपके रिश्तेदार, मित्र, प्यारे जिनसे आप ब्याज पे पैसा लेते हैं, ये सभी अनौपचारिक ऋण के स्रोत हैं। 14वां है स्वयं सहायता समूह, गरीब लोगों को उधार देने के लिए, क्योंकि अब जो गरीब लोग होते हैं गांव में, तो उनको उधार देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे स्वयं सहायता समूह गठित किए गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए सरकार के द्वारा, 5-5, 10-10, 20-20, 20-20, 30-30, 25-25 महिलाओं को, लोगों को मिला के, जो लोगों की बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। और यहां पर जो बैंक कर्ज देता है ये एक व्यक्ति को न देकर उस पूरे ग्रुप को देता है। यदि उस ग्रुप में मान लीजिए 20 व्यक्ति है और 20 व्यक्ति उस कर्ज के लिए जिम्मेवार हैं, उस कर्ज के लिए यदि वो व्यक्ति नहीं भरता है तो उनकी जिम्मेवारी, सभी लोगों की जिम्मेवारी बनती है उस ग्रुप में जितने लोग हैं। तो यहां बैंक किसी प्रकार की कोई गारंटी के तौर पे कोई चीज नहीं लेता, बल्कि उन लोगों की ही गारंटी है जिन्होंने वो ग्रुप बनाया हुआ है। धन्यवाद।